हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, द राइज ऑफ द मराठास। तो ऑलरेडी हमने इसका कुछ पढ़ लिया था, कुछ पार्ट अभी आगे पढ़ने वाले हैं। मराठास एडमिनिस्ट्रेशन कि जब मराठास या शिवाजी महाराज जब थे तो उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता था। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो नागरिकों के लिए या आसपास मतलब जो जगह थी वहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन इनका रहा। शिवाजी इंस्टीट्यूटेड अ रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम। तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया वो बिल्कुल सेंट्रलाइज था, यानी कि मोस्टली सब चीज़ें उनके वहाँ से उनके अंडर में ही कंट्रोल में थी। ही अबोलिश द हेरिडेटरी पोस्ट। तो जो भी हेरिडेटरी पोस्ट होती थी उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। यानी कि जैसे पापा के बाद पापा मीन सॉरी बेटा और उसके बाद उनका बेटा, तो इस तरह से जो पोस्ट होती थी वो सारी उन्होंने ख़त्म करी। जनरली प्रैक्टिस अंडर द सुल्तान और द मुगल। और ये पोस्ट ज़्यादातर किन में थी, जो सुल्तान और मुगल थे उनके टाइम पे ये पोस्ट ज़्यादातर रहती थी। एंड लैंड असाइनमेंट और हेरिडिटरी पोस्ट उन्होंने ख़त्म की थी। लैंड असाइनमेंट जो दिए जाते थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। एंड पेड सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। और वो क्या करते थे, जो भी उनके अंडर में काम करते थे, जो भी ऑफिशियल होते थे गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको जो स्टेट का पैसा है यानी कि जो उनका खजाना होता था उसमें से सैलरी पे की जाती थी। मैनी ऑफिशियल वर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड एज वेल। और कुछ कुछ ऑफिशियल्स ऐसे भी होते थे या ज़्यादातर ही ऐसे थे जिनका टाइम के साथ साथ कुछ टाइम के बाद में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज़ वहाँ पर ना कर पाएँ। ensuring that they would not have enough power to dictate terms टू द किंग, ताकि उनके पास इतनी पावर ना आ जाए एक जगह पर रह के कि वो कहीं फिर किंग के ही अपोजिशन में आ जाए या उनसे रिबेल कर ले। शिवाजी also gave pension to the widows of soldiers who died in battles, even offering military posts to their sons, thus demonstrating his care for the soldiers and their फैमिलीज। अब शिवाजी ने साथ में क्या किया, जो भी सोल्जर्स होते थे जो बैटल के टाइम पे मर गए हैं या कुछ भी हो गया है, तो उनकी जो विडोज थी, विधवा थी, उनके लिए एक पेंशन दी गई उनको। और साथ में अगर उनके बेटे हैं तो उन्हें जो है मिलिट्री में एक पोस्ट दी जाती थी। सो इससे पता चलता है कि किस तरह से वो अपने जो लोग थे, सोल्जर्स थे, उनकी फैमिली थी, उन सब की केयर करते थे, देखभाल करते थे। शिवाजी मिंटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इन हिज ओन नेम। तो जैसे कि श्री राजा शिव छत्रपति, ठीक है, तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे जो है अपने नाम से ही कॉपर और गोल्ड कॉइन बनवाए थे, सिग्निफाइंग हिज sovereignty. The use of Devanagari script was also an assertion of his cultural identity. उन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट में ही ये लिखवाए थे या बनवाए थे, जो भी उनके ये कोइंस बने थे वो जो है मुगल या फारसी लैंग्वेज उन्होंने नहीं यूज़ की थी। नाउ शिवाजी इशूड strict instruction to his official not to mistreat the subjects or to forcibly grab even a blade of grass from them. In one of the letter issued to his official, Shivaji says, अब शिवाजी ने जो है एक इशू किया है, इंस्ट्रक्शन दी थी अपने ऑफिशियल्स को कि किसी भी इंसान को जो है वो गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे और किसी से भी फोर्सफुली एक घास का तिनका भी आप किसी से छीनेंगे नहीं। एक लेटर जो है उनको ऑफिशियल को इशू किया गया था, उसमें शिवाजी ने यहाँ किया है, वुड फ्रॉम बिग ट्रीज लाइक टीक इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नेवी। तो वुड जो है फॉरेस्ट में, मतलब उन्हें जो है अपनी नेवी के लिए वो बनानी थी, वुड वगैरह शिप वगैरह बनानी थी। तो उन्होंने बोला कि उन्हें क्या चाहिए, जो टीक के जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उसकी लकड़ी चाहिएगी। इफ़ इन नीडेड सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर ज़रूरत पड़े तो जो फॉरेस्ट है, पेड़ काटने की अनुमति जो है, परमिशन जो है आपको जंगल से लेनी है, फॉरेस्ट से लेनी है। एंड देन प्रोसीड, उसके बाद ही आपको वो पेड़ काटने हैं। अदर ट्रीज लाइक द मैंगो एंड जैक फ्रूट आर ऑल्सो यूजफुल बट डू नॉट टच दैम। अब उन्होंने बोला कि मैंगो जैक फ्रूट से भी अच्छी बोर्ड्स या चिप्स बन सकती हैं, लेकिन उनको आपको टच भी नहीं करना है। बिकॉज सच ट्रीज टेक मैनी ईयर्स टू मैच्योर, क्योंकि ऐसे ट्रीज को बड़े होने में बहुत टाइम लगता है। एंड द पीपल लुक आफ्टर दैम लाइक देयर चिल्ड्रन, और लोग जो है इनकी देखभाल ऐसे करते हैं जैसे उनके खुद के बच्चे हों। इफ़ यू कट दैम यू विल देयर सोरो एवर एंड। अगर तुम उन पेड़ों को काट दोगे जिन्होंने, उन लोगों ने जो है जिन पेड़ों को बच्चों की तरह पाला, तो क्या उनका दुख कभी ख़त्म होगा। इफ़ यू अकम्प्लिश समथिंग बाई ओप्रेसिंग अदर, अगर आप कोई चीज़ को ऐसे पूरा कर रहे हैं जब जिसमें दूसरों को दबाया जा रहा है, दूसरों की चीज़ों को तोड़ा जा रहा है या छीना जा रहा है, इट प्रीशियस परसाइज सून, तो वो जल्दी ही क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा।
अलोंग विद द ओप्रेसर, जिसने ये काम किया है, दूसरों से छीना है, तो जिसने ये काम किया है वो भी उस चीज़ के साथ जल्दी ही सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं करना है. देयर इज़ हार्म इन द absence ऑफ सच ट्रीज एज वेल, देयरफॉर डू नॉट यूज़ फोर्स इन एनी सर्कमस्टांस. और अगर ऐसे पेड़ जो है absence में रहेंगे तो उसके भी अलग एनवायरनमेंट में अलग से जो है प्रॉब्लम्स होंगी. सो कुछ भी हो जाए, किसी भी सर्कमस्टेंस में फोर्स का यूज़ नहीं करना है, पेड़ों को फोर्सफुली नहीं काटना है. अगर लोग मना करते हैं तो अगर किसी भी पेड़ के लिए वो मना करते तो वो पेड़ नहीं काटे जाएंगे, और मोस्टली जो टीक वाले जो पेड़ हैं वो काटे जाएं क्योंकि वो जल्दी ग्रो करते हैं. मैंगो या इस तरह के फ्रूट्स वाले ट्रीज़ को नहीं कट करना है. Based on Shivaji letter, what can you tell about his value as a ruler? So based on the letter, Shivaji upheld values like compassion, justice and environmental responsibility. He took accountability for his people and always protected them. He emphasized ethical governance, avoided oppressions and valued the emotion of his subjects. He promoted humanity, religious tolerance and principled leadership. The latter also demonstrate his respect for nature, art and literature. Now Shivaji also had a Astra प्रधाना मंडला. अष्ट प्रधान मंडला की उनकी एक काउंसिल भी थी, और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, जिसे कि आप 8 मिनिस्टर की काउंसिल बोल सकते हैं, टू असिस्ट हिम विद एडमिनिस्ट्रेशन. वो क्या करते थे, वो उनकी हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में. अब उनके लिए अलग अलग नाम दिए थे, ये उनकी जो है अष्ट बनाए गए हैं कि कौन कौन से 8 लोग थे उनके. प्रधान प्राइम मिनिस्टर होता था. सचिव का क्या काम था, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर. उसके बाद यहाँ पर अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर. मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर है यहाँ पर. न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस रहेंगे. सामंत मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स. सेनापति कमांडर इन चीफ. और पंडित राव हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर. तो हर एक के लिए उन्होंने अपना एक एक मिनिस्टर यहाँ पर बना रखा था. जो मतलब जैसे पंडित राव हो गया तो जो भी रिलीजियस मैटर होंगे उनको वो देखेंगे. अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें न्याय की ज़रूरत है, चीफ जस्टिस जैसे आजकल जज होते थे उसकी पोस्ट भी उन्होंने बना दी. लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ जाएंगे. फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू है तो अमात्य के पास जाना है. इंटेलिजेंस कुछ चाहिए या कुछ चीज़ें पूछनी है, पता करनी है, तो मंत्री के पास जाएंगे. और ये सामंत क्या करेंगे, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, यानी कि अगर फॉरेन से कोई आता है तो उन्हें इसके पास जाना है, जैसे फॉरेन मिनिस्टर होता है. सेनापति वो क्या है, जो सेना के हेड होते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं. नाउ द मराठाज ऑफन लिव टैक्सेस कोल्ड चौथ. तो वो जो है एक टैक्सेस लेते थे, 25% होता था. एंड सारदेशमुखी, तो ये इस तरह के चौथ और सारदेशमुखी नाम के टैक्सेस लेते थे. अब सारदेशमुखी क्या था, एडिशनल 10% होता था किस पे, चौथ के ऊपर. यानी कि चौथ क्या है, 25% टैक्स मिलता है, मतलब जितना भी आपने कमाया उसका 25% या जितनी भी आपकी इनकम है उसके ऊपर. लेकिन सारदेशमुखी में क्या होगा, जो 25% है उसके ऊपर 10% और देना है. फ्रॉम प्रोविंस डेट वर नॉट डायरेक्टली अंडर हिम. अब ये कौन सी जगह से लेते थे, उन जगहों से जो डायरेक्टली इनके अंडर नहीं आते थे. इंक्लूडिंग प्लेसेस इन द डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया. वो प्लेसेस थी जो मोस्टली दक्कन और नॉर्थ इंडिया में कुछ प्लेसेस थी जो डायरेक्टली इनके अंडर नहीं थी लेकिन इनके आसपास थी. द मराठास इन रिटर्न, द मराठास प्रोटेक्टेड दोज प्रोविंस एंड डिड नॉट इंटरवेन इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. अब इनसे टैक्स लेते तो इन्हें भी कुछ मिलना चाहिए, तो क्या होता था, रिटर्न में इन्हें जो मराठास थे वो इनकी जगहों को प्रोटेक्ट करते थे, और उनके जो आंतरिक जो भी मामले हैं या उनके जो भी उनके स्टेट में या जहाँ भी जो चल रहा है उसमें कोई भी इंटरफेयर वो नहीं करते थे. द मुगल ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट थ्रू वेरियस ट्रीटीज. तो मुगलों ने भी इस तरह के बहुत सारे अरेंजमेंट किए थे, अलग अलग ट्रीटीज उन्होंने साइन की थी. एंड ओवर टाइम सम ऑफ दिस प्रोविंस बिकम अ पार्ट ऑफ मराठाज एम्पायर. और धीरे धीरे क्या हो गया, ये सब क्या हो गए, मराठा एम्पायर के अंदर ही आकर जुड़ गए थे. कुछ टाइम के बाद जब उन्हें लगा कि हाँ हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमें किसी चीज़ के लिए यहाँ पर फालतू में मीन्स टोका नहीं जा रहा है या भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो वो खुद ही वहाँ पर मराठा एम्पायर के साथ आकर जुड़ गए थे. इन द 18th century, the Marathas often adopted the Mughal style of coinage, owing to its popularity. सो मराठा क्या हो गया, ऑप्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ कोइनेज. अब उन्होंने क्या किया, मराठाओं ने जो मुगलों के टाइम पे जो जिस तरह की जो
कोइंस चलते थे उस तरह के कोइन उन्होंने बनाने शुरू किया, अडोप्ट किया उस चीज़ को, बट एडिड देयर ओन कल्चरल सिंबल ऑन इट, लेकिन उसके ऊपर अपने सिंबल यहाँ पर लगाए। देखो जैसे प्रधान है, गणपति लिखा हुआ है, तो मतलब लगाए, यूज़ किए मुगलों वाले उसी तरह के, लेकिन अपना कल्चरल स्टाइल उसके अंदर लगा या सिंबल उसके अंदर रखे। फॉर इंस्टेंस दिस रेयर मराठा कोइन नोन एज द गणपति पंता प्रधान रुपीज मिंटेड इन द अर्ली 19th century बाय पटवार धंस जनरल अंडर द पेशवा। सो जनरल थे जो पेशवा के अंडर में, पंत प्रधान जो थे उन्हों के अंडर में ये जो है पैसे बनाए गए थे, जिन्हें गणपति पंत प्रधान रुपये के नाम से जाना जाता है। फीचर्स इंस्क्रिप्शन इन 2 स्क्रिप्ट्स। अब इसमें जो फीचर्स हैं ये जो लगाए गए हैं ये 2 स्क्रिप्ट्स में लिखे गए, एक तो देवनागरी, ठीक है, और दूसरा क्या है पर्शियन, यानी कि 2 लैंग्वेजेस में आप बोल सकते हैं। देवनागरी स्क्रिप्ट जो हिंदी लिखने के लिए यूज़ होती है और फारसी के लिए जो उनकी पर्शियन यूज़ हो रही थी वो वाले, तो इन 2 स्क्रिप्ट में इनमें बताया गया है। वन साइड इज एन invocation of Ganpati Ganesha while the other declare loyalty to the पेशवा। अब पहली साइड में क्या है, गणपति को आह्वान दिया गया है, आह्वान यानी कि गणेश जो है उनको बुलाया गया है, और दूसरी साइड में क्या है, लॉयल्टी दिखाई गई है, ठीक है, पेशवाओं के प्रति जो निष्ठा है वो दिखाई गई है। ओफन रेफर टू द पंत प्रधान, जिन्हें पंत प्रधान बोला जाता था मराठी और हाँ मराठी लैंग्वेज में, तो पेशवाओं के लिए ये स्पेशली वर्ड जो है उनके लिए ही यहाँ पर लिखा गया था। अब आता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिविलियन हमने देख लिया, अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। द मराठाज आर्म्ड फोर्सेज वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। द कैवलरी वॉज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर्स, इसमें 2 तरह के सोल्जर्स होते थे। द बर्गेर whose horse and equipment were paid for by the state, and the सेल्दार्स whose horse and equipment were paid for by the soldiers themselves। सो जो बर्गीर थे उनके घोड़े या जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे वो उन्हें कौन देते थे, स्टेट खुद प्रोवाइड करवाता था, यानी कि जो राजा है वो खुद प्रोवाइड करवाएगा। और जो सीलदार थे, सीलेदार, उनके जो भी घोड़े या जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं वो सोल्जर खुद अपने पैसों से या मतलब खुद से ही वो जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए उनके खुद के पैसों से उन्हें लेना होता था। इन द 18th century द मराठाज ऑल्सो नोटिस द सुपीरियरिटी ऑफ यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप्स एंड आर्टिलरी, एंड दे ट्राई टू रेज एंड रिक्रूट सच ट्रूप्स। अब इन्होंने क्या किया, 18th सेंचुरी में उन्होंने देखा कि मराठा मतलब 18th सेंचुरी में मराठाओं ने भी नोटिस किया कि जो यूरोपियन के जो ट्रूप्स हैं या जो उनके सोल्जर्स हैं वो कितने डिसिप्लिन हैं, और किस तरह से मतलब एक तरह से मतलब सब चीज़ें जो है उनकी जो तोहफे वगैरह हैं उनको किस तरह से अच्छे से यूज़ करते हैं, तो सब चीज़ें उनकी बहुत सही लगी उन्हें। तो उन्होंने भी उसी तरह से चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया और नए जो है ट्रूप्स रिक्रूट करने शुरू किए, ज्वाइन करना शुरू करवाया। इन पर्टिकुलर मादजी सिंधे हैड अ लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी। तो मादजी सिंधे के पास एक बहुत बड़ी जो यूरोप की जैसी आर्मी थी, उसी तरह की आर्मी उन्होंने भी अपने पास रखी थी। सॉर्ड्स एंड लेंसेज वर द प्रेफर्ड वेपन्स ऑफ द मराठास। सो तलवार और भाले जो थे वो उनके सबसे इम्पोर्टेंट या प्रेफर्ड थे, वो उन्हें जो है ये चीज़ें यूज़ करना बहुत अच्छे से आता था, तो इनका वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। हावेवर दे ऑल्सो यूज गन्स इन सीजेबल नंबर्स। तो कुछ जो है कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने जो है बंदूक वगैरह भी यूज़ की हैं। रॉकेट्स वर यूज इन मिलिट्री कैंपेन्स फ्रॉम द डेज ऑफ शिवाजी हिमसेल्फ। और रॉकेट्स वगैरह भी यूज़ होने लगे हैं कब से, जब शिवाजी थे उसके टाइम से ही रॉकेट वगैरह का इस्तेमाल होता रहा है। एंड बाय 1770 मेटल ट्यूब रॉकेट्स वर ऑल्सो बीइंग यूज्ड। मेटल ट्यूब रॉकेट्स भी यूज़ होने लगे थे 1717 तक। नाउ एज वी सो अर्लियर, अब जैसे कि हमने पहले देखा, फोर्ट्स वर इनिशियली द मेन स्टे ऑफ मराठाज पावर। तो फोर्ट में जो रहते थे या फोर्ट ही उनका जो है मेन था, किले के अंदर रहना और किले से ही अपना सब कुछ रखना, मतलब किले को बहुत सुरक्षित रखते थे, ऐसी जगह पर बनाते थे ताकि उनकी पूरी जो सेना है या लोग हैं वो सुरक्षित रहे, और वही उनकी पावर थी। शिवाजी कंट्रोल एंड बिल्ड अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फोर्ट्स। तो शिवाजी ने बहुत जो है ज़्यादा फोर्ट्स उन्होंने बनवा लिए थे, एज दे वर असेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल इम्पोर्टेंट रूट्स एंड शेल्टर द आर्मी व्हेन इंगेजिंग इन द गोरिल्ला
वॉरफेयर। अब क्यों बनवा लिए थे? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थे रणनीति के तरीके से, स्ट्रेटेजिकली जो उन्होंने करवाया था, ताकि आसपास के जितने भी रूट्स हैं या शेल्टर हैं जहाँ पे आर्मी को गोरिल्ला वॉरफेयर करना है, तो वहाँ पे उन्हें रहने के लिए जगह तो चाहिए ना। अब हमेशा जंगलों के अंदर तो नहीं रह सकते, ठीक है, अगर रहेंगे भी तो भी उन्हें खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने रूट्स वगैरह जो हैं हर रूट पर या शेल्टर में जो है उन्होंने अपना कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, फोर्ट्स बनवा दिए थे, ताकि जब भी इस तरह के युद्ध होंगे उसके लिए उस टाइम पर जो सोल्जर्स हैं उनको शेल्टर और खाने के लिए चीज़ें मिल पाए। रामाचंद्र पंत अमात्य, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ शिवाजी, इन हिज वर्क अदन्या पात्रा द रॉयल एडिक्ट एक्सप्लेन, तो उन्होंने भी जो है इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, जो आज्ञा पत्र है, ठीक है, सॉरी आज्ञा पत्र है ये। तो शिवाजी के जो ये वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, रामचंद्र पंत अमात्य, उन्होंने भी जो अपना आज्ञा पत्र दिया उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर कुछ वेपन्स दिखाए गए हैं जो मराठास यूज़ करते थे। फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट। अब उन्होंने बोला कि राज्य के लिए फोर्ट्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोर मीन्स आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का सेंटर आप बोल सकते हैं। इन देयर एब्सेंस द लैंड गेट्स डेवेस्टेड इन द फेस ऑफ एन इन्वेजन। अगर ये नहीं होंगे तो पूरा का पूरा जो लैंड है वो ख़त्म हो जाएगा, इतने ज़्यादा इन्वेजन को फेस करते करते, जो विद्रोह होता रहता है या युद्ध होते रहते हैं। देयर फॉर ऑल द फॉर्मर किंग्स सिक्योर्ड द कंट्री बाय बिल्डिंग द फोर्ट्स। इसलिए पहले के भी जितने किंग्स हैं उन्होंने क्या किया है, इसी तरह से फोर्स बनाकर अपने राज्य को सिक्योर किया है। दिस किंगडम, यानी कि मराठा किंगडम की बात कर रहे हैं, वॉज क्रिएटेड बाय द लार्ज ग्रेट मास्टर सॉरी बाय द लेट ग्रेट मास्टर शिवाजी फ्रॉम फोर्ट्स अलोन। सो ये जो बड़ा सा किंगडम बना है ये किसने बनाया है, जो हमारे ग्रेट मास्टर रहे शिवाजी, उन्होंने, और किसकी हेल्प से, फोर्ट्स के साथ। बहुत सारे फोर्ट्स उन्होंने बना दिए थे जो उनके लिए हेल्प करते थे, और उन्हीं के साथ उन्होंने इतना बड़ा किंगडम बनाया है। अ ग्रेट एनिमी लाइक औरंगजेब इन्वेडेड कॉन्क्रूड ग्रेट एम्पायर्स लाइक बीजापुर एंड भागानगर। अब जो एनिमी थे उनके, बहुत बड़े बड़े एनिमी थे जैसे कि औरंगजेब, उन्होंने बहुत सारे जगहों को, किंगडम को क्या किया, इन्वेडेड किया, युद्ध किया, उनको जीत लिया, कॉन्क्रूड किया। कौन से? जैसे कि बीजापुर और भागनपुर, इन सब पे इन्होंने युद्ध किया, उन सबको क्या कर लिया था, जीत लिया था। बट it was due to force that the Maratha state survived despite decades of onslaught। लेकिन इन किलों की वजह से, फोर्स की वजह से ही जो मराठा साम्राज्य था, जो मराठा राज्य था, वो इतने सारे इन्वेजन के बाद, इतने सारे अटैक्स के बाद भी वो सरवाइव कर पाया, और इस तरह से हमेशा इतने डेकेड्स तक, इतने सालों तक खड़ा रहा। नेक्स्ट आता है मैरी टाइम सुपरमेसी। एज वी सो शिवाजी क्रिएटेड अ नेवी टू सिक्योर द वेस्ट कोस्ट। तो उन्होंने क्या किया था, नेवी क्रिएट की थी ताकि वेस्ट कोस्ट जो है, जो पूरा पश्चिमी तट है, उसको सुरक्षित कर पाए। इन द 18th सेंचुरी कान्होजी आंग्रे गाइडेड द मराठाज टू विक्ट्री इन मैनी नेवल बैटल्स। सो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो कान्होजी आंग्रे थे उन्होंने मराठों के बहुत सारे युद्ध हुए, जो नेवल बैटल्स हुई थी, उनमें जो है उन्होंने उनको विक्ट्री दिलाई, जीत दिलाई, थैंक्स टू अ क्लेवर यूज ऑफ जियोग्राफी एंड बैटल टैक्टिक्स डिस्पाइट द मराठा शिप नॉट बीइंग अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड एज द यूरोपियन वंस। और किसके साथ, जो यूरोपियन जो थी शिप्स वगैरह थी, या यूरोपियों के साथ जो लड़ाई होती थी उसमें वो जीते थे, ठीक है। उनकी जो क्लेवर यूज़ था ज्योग्राफी का, उन्होंने जिस तरह से यूज़ किया, जो बैटल टैक्टिक्स उन्होंने लगाई कि इस तरह से हमला करना है या यहाँ पर हमला करना है, और किसके बदले, मराठाओं की शिप जो है यूरोपियन शिप की तरह ज़्यादा एडवांस नहीं थी, फिर भी जो है मराठाओं ने बहुत सारी बैटल्स जीती थी कान्होजी आंग्रे के अध्यक्षता में, या उन जब वो हेड थे उस टाइम पे, चीफ थे। एट द टाइम द मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन इन इंडिया वॉज देयर नेवीज। और उस टाइम पे क्या था, जो यूरोपियन थी उनकी मेन स्ट्रेंथ ही इंडिया में नेवीज थी, और उनको उन्होंने हरा दिया था। दे फोर्स्ड इंडियन टू परचेज देयर नेवल ट्रेड पासिस कार्टेज इन पुर्तगालीज एट अ प्राइस। क्योंकि वो फोर्स करते थे इंडियंस को, क्या बोलते थे कि तुम्हें जो हो, जो मतलब कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है तो मतलब उसको खरीदने के लिए जो नेवल ट्रेड पासिस थे उसको जो है वो बेचते थे पैसे में, उनको फोर्स किया जाता था इंडियंस को कि इसे खरीदो। एनी शिप विदाउट अ पास वॉज कॉन्फिस्केटेड। अगर कोई भी ऐसी शिप जा रही है जिसके पास वो पास नहीं है तो उसे वो पकड़ लेते थे। The Marathas challenged this practice and start demanding passes from the European themselves, who showed their frustration by labeling Kanhoji Angre pirates.
अब उन्होंने क्या किया, मराठाओं ने इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया और अब वो उन्हीं से पास मांगने लगे, जो यूरोपियन आते थे उनसे ही पास मांगने लगे कि तुम जो है हमें पास दिखाओ, तो हमारी कंट्री में आ रहे हो तो तुम्हें पास दिखाना पड़ेगा हमें, अगर पास नहीं है तो उनसे सब चीज़ें छीन लेते थे, लूट लेते थे इस तरह से। सो अब जो यूरोपियन थे उन्होंने क्या किया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा आ रहा था, कर कुछ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कान्होजी आंग्रे को क्या बोल दिया था कि वो पायरेट्स हैं, यानी कि समुद्री डाकू हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए उन्होंने ये किया था। ये मराठा ग्रैब्स एंड अटैकिंग अ इंग्लिश शिप, तो यहाँ पर वही हो रहा है, इंग्लिश शिप को जो है मराठास क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पकड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं। नाउ इन 1665 4 ships फ्रॉम शिवाजी फ्लीट रीच्ड मस्कट, तो वो मस्कट में पहुंच गए थे, द कैपिटल ऑफ ओमान। द रूलर देयर कैप्चर्ड देम, वहाँ पर जो राजा था उन्होंने उन्हें पकड़ा, एंड अरेस्टेड द मैन ऑन बोर्ड, और जो भी लोग उस पे थे उन सबको पकड़ लिया। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फ्यू शिप्स टू अटैक शिवाजीज कोस्टल पोजेसन, और उन्होंने ये भी सोचा कि अब शिवाजी जाकर, जहाँ पर शिवाजी रहते हैं जो उसका एरिया, वहाँ पर जाकर हमला करेंगे, और कुछ जो शिप्स हैं वो भी तैयार कर लिए थे। बट ऑन हेयरिंग डैट शिवाजी नेवी कंटेन्ड मोर देन 100 शिप्स, अब जब उन्हें ये पता चला कि शिवाजी की नौसेना ने के पास जो है 100 से ज़्यादा शिप्स हैं, ही रिट्रीटेड इनसाइड द हार्बर विद हिज शिप्स, तो उसने जो है अपने जहाज़ों के साथ जो है वो जो शिप्स थी, हार्बर जो था उनके अंदर से ही वो पीछे की तरफ हट गया, मतलब युद्ध करने के लिए नहीं आया। जुडिशियल सिस्टम कैसा था, द मराठास हैज़ एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम, तो इनका जुडिशियल सिस्टम भी बहुत अच्छा था, रिमार्केबल फॉर इट्स मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट, खासकर जो कैपिटल पनिशमेंट या बड़ी बड़ी जो पनिशमेंट दी जाती थी, मृत्युदंड वगैरह, द डेथ पेनल्टी वगैरह जो भी दी जाती थी, तो उसके लिए बहुत ही स्पेशली यहाँ पर बताया गया, मॉडर्नेशन था। द पंचायत, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द करंट डे पंचायत, अब ये पंचायत का मतलब वो पंचायत नहीं है जो आज की होती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट बॉडी हर गाँव में पंचायत होती है, वो नहीं है ये। द पंचायत वॉज अ लोकल गैदरिंग और ऑफिशियल एंड प्रोमिनेंट मैन, तो जो भी ऑफिशियल होते थे, प्रोमिनेंट मैन यानी कि मुख्य जो आदमी होते थे उस टाइम पर आते थे, एंड द मेन बॉडी डेट डिलीवर्ड जस्टिस, और जो मेन इम्पोर्टेंट होता था, जो सारा जस्टिस बोलेगा या जो है यहाँ पर डिलीवर करेगा जस्टिस को, वो होता था वहाँ पर। एन अपील कुड बी मेड टू अ मराठा चीफ इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री वर्डिक्ट, अगर कोई जो है उससे खुश नहीं है कि ये जो वर्डिक्ट दिया गया है या ये जो सज़ा दी गई है या जो भी सॉल्यूशन हुआ इस प्रॉब्लम का, ये सही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, मराठा चीफ के पास जा सकते हैं। एडिशनली इन वेरियस प्रोमिनेंट towns such as Pune, Indore, etc., the Kotwal of the police was also deployed to ensure law and order within the city। इसके साथ ही कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट जो शहर थे जैसे कि पुणे, इंदौर, ये सब, इनमें कोतवालिया पुलिस, ठीक है, उस टाइम पे कोतवाल बोला जाता था पुलिस के लिए, तो कोतवालिया पुलिस जो है ऑल्सो वहाँ पर डेप्लॉय की गई थी, यानी कि वहाँ पर तैनात की गई थी ताकि लॉ और ऑर्डर बना रहे सिटी के अंदर। ट्रेड नेटवर्क कैसे थे, शिवाजी encouraged trade and actively participate in maritime foreign trades himself, तो उन्होंने एनकरेज भी किया ट्रेड को और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया, जो मैरीटाइम यानी कि जो समुद्र से रिलेटेड जो फॉरेन ट्रेड्स होती थी उनमें खुद में भी उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ही एंड हिज ऑफिशियल हैड देयर ओन शिप्स, उनके पास खुद की शिप्स होती थी, विच दे रेगुलरली सेंड टू पोर्ट्स एज फार अवे एज मोचा इन यमन, मस्कट इन ओमान एंड मलक्का इन मलेशिया। सो वो अपनी जो उनकी शिप्स थी उनको भी वो बहुत दूर दूर तक भेजते रहते थे, कि यमन में जो मोचा है, ओमान का जो मस्कट है, यानी कि जो इनकी कैपिटल थी मलेशिया वगैरह की, वहाँ पर वो भेजते रहते थे। सम ऑफ दिस शिप्स कैरिड कार्गो लाइक गोल्ड एंड टेक्सटाइल एक्सेट्रा, और जो शिप्स होती है कुछ ना कुछ लेकर ही जाती थी वहाँ पर। रोड वर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन, और रोड वगैरह बनाए गए थे और मेंटेन किए जाते थे। इन प्लेसेस सच एज ओडिशा इन द 18th century अ नेटवर्क ऑफ फेरीज वॉज मेंटेन फॉर रिवर लाइन ट्रांसपोर्ट, सो जैसे कि ओडिशा जैसी जो जगह है वहाँ पर, तो 18th century में वहाँ पर फेरीज के लिए रिवर लाइन ट्रांसपोर्ट भी एक पूरा मेंटेन किया गया था। ब्रिजेज वर बिल्ट ओवर रिवर एंड स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स या स्मॉल रिवर्स हैं उनके ऊपर ब्रिजेज वगैरह सब बनाए गए थे। The cultural revival, the Marathas contributed substantially to India's cultural development, तो इन्होंने जो है इंडिया का जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। शिवाजीज विजन ऑफ स्वराज इज एविडेंट
इन हिज सील, तो उनके सील में भी आपको ये देखने को मिलता है जो स्वराज वाला उन्हें बोला था, यानी कि इनकी सील मीन्स इनकी जो मोहर होती थी, जो स्टैंप होती थी वो। तो यह जो है शिवाजी की सील थी, स्टैम्प थी, विच कैरिड अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर संस्कृत में लिखा हुआ था, नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम द प्रिवेंट पर्शियन सील, दिस सील अथॉरिटी ऑफ शिवाजी द सन ऑफ साजी, वैक्सिंग लाइक द न्यू मून, रिवर्ड बाय द वर्ल्ड, रेज ऑफ द वोल वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर का मतलब यहाँ पे जो है वो ऑफ द पीपल के लिए ही है। तो इसमें जो है ये विच कैरिड अ संस्कृत अ नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम द, जो उस टाइम पे जो पर्शियन मोहरे वगैरह चलती थी उन्हीं की तरह ये भी था। इसमें क्या लिखा हुआ था कि ये जो सील है शिवाजी की, जो किसके बेटे हैं, शाहजी के जो पुत्र हैं, वो वैक्सिंग लाइक अ न्यू मून, वो एक नए चांद की तरह क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिवर्स बाय द मून, और सारी दुनिया जैसे नए चांद की पूजा करती है वैसे ही सब लोग जो है इनकी पूजा करते हैं, इनकी तरफ देखते हैं। रेज ऑफ द वेलफेयर, क्योंकि ये लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की हेल्प के लिए जो है अपना शासन कर रहे हैं। शिवाजी ऑल्सो कमीशन ट्रीटीज कोल्ड राज्य व्यवहारा कोश। अब इन्होंने जो है एक ट्रीटी भी साइन की थी, राज्य व्यवहार कोश, ठीक है, राज्य व्यवहार कोश करके, विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द मराठी लैंग्वेज, जिसमें क्या करते थे, ये मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करते थे। मेन उसका वही था जो इनका राज्य व्यवहार कोश, जो ट्रीटीज इन्होंने साइन की थी। इट प्रोवाइडेड संस्कृत इक्विवेलेंट for the prevalent Persian words used in diplomatic exchange, as a result of which the percentage of foreign loan words in Marathas diplomacy decreased considerably. अब इसमें क्या होता था, इसमें जो मोस्टली उस टाइम पे जो ये क्या नाम है डिप्लोमेटिक जो एक्सचेंज होते थे, राजनीतिक जो चीज़ें होती थी, उसमें पहले पर्शियन वर्ड, फारसी वर्ड ज़्यादा यूज़ होते थे, क्योंकि इनसे पहले क्या थे, मुगल थे। ठीक है, तो मुगल ज़्यादातर थे, तो ज़्यादा जगहों पर क्या हो गए थे, कुछ फारसी वर्ड हर जगह पर यूज़ होने लगे थे, नॉर्मल लोगों की तरह ही। लेकिन जब इन्होंने ये बोला कि जो है कुछ जगहों पर उसकी जगह मराठी लैंग्वेज को जब ये प्रमोट करने लगे, राज्य व्यवहार कोश जब इन्होंने चलाया, तो जो पर्शियन वर्ड उस टाइम पे चलते थे, तो उन्होंने क्या किया, उससे रिलेटेड ही, उससे जो सेम चलने वाले संस्कृत के वर्ड्स वहाँ पर यूज़ करने लगे, जिससे क्या हो गया, धीरे धीरे जो है जो दूसरे परसेंटेज था, जो फॉरेन लोन वर्ड्स थे, जो दूसरे देशों के लोग जो आए थे, उनके जो वर्ड्स होते थे जो वहाँ पर उस टाइम पर चलते थे, वो धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो गए थे। शिवाजी वॉज अ डेवोटी हिंदू हु रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स वाइल अपहोल्डिंग हिज ओन। तो शिवाजी जो है एक डिवोटी हिंदू थे और वो बाकी रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन ये नहीं है कि इसके बदले वो अपने को नीचा रखेंगे, बल्कि अपने को भी ऊपर रखते थे और बाकी की भी रिस्पेक्ट करते थे, वो अपमान किसी का नहीं करते थे। हिज सैफरन कलर्ड फ्लैग वॉज अडोप्टेड बाय ऑल मराठास, और इनका जो सैफरन कलर का जो फ्लैग था वो लगभग सारे मराठाओं ने खुद के लिए भी रखा था। ही बिल्ट डिस्क्रेटेड टेम्पल्स, प्रमोटेड संस्कृत एंड मराठी लिटरेचर, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, प्रमोट किया संस्कृत और मराठी जो लिटरेचर वगैरह है उन सबको, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाए एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स वगैरह, इन सबको इन्होंने क्या किया, रीबिल्ड किया। ठीक है, क्योंकि जब ये अफगान आए थे या मुगल आए थे, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों और बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया था। ठीक है, उनको तोड़ दिया था, लूट लिया था, तो ये सब चल रहा था, इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ों को फिर से क्या किया, रीबिल्ड किया। बट perhaps he contributed most of the revival of ancient India culture and value by giving people a demonstration that mighty kingdom and empire could be defeated and the Marathas could maintain, expand and administrator and an empire of their own. लेकिन जो उन्होंने ये शायद उन्होंने जो भारतीय संस्कृति थी और जो वैल्यूज़ थे उनको रिवाइव करने में जो इनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, वो सबसे बड़ा था। ये भी दिखाया कि जो भी, अगर इससे उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, एक उदाहरण आप दे सकते हैं, एक एग्जांपल सेट किया कि अगर जो बहुत अच्छे माइटी शक्तिशाली जो किंगडम है और एम्पायर है उनको भी हराया जा सकता है। ठीक है, मतलब किसी ये नहीं कि जो ताकतवर है उनको आप हरा नहीं सकते, आप उनको भी हरा सकते हैं। और मराठा जो है संयम को मेंटेन कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है और अपना विस्तार अच्छे से कर सकता है और अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपना जो है
पूरा एम्पायर जो है खुद के बल पर अच्छे से चला सकता है। नाउ द माइटी मराठा वुमेन, अब ये नहीं कि सिर्फ आदमी ही उसमें बहुत जो है माइटी रहे हैं, शक्तिशाली रही हैं, कुछ औरतें भी हैं, जैसे कि ताराबाई वॉज अ फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन हु रूल्ड इन द अर्ली 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड राजा राम। सो ताराबाई भी एक जो है मराठा वॉरियर रही है। जब उनके हस्बैंड राजा राम की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया था, उस पर रूल किया था। रियलाइजिंग दैट विद द प्रेजेंस ऑफ औरंगजेब एंड द मुगल आर्मी इन द दक्कन नॉर्थ इंडिया वॉज अनप्रोटेक्टेड। तो जब उसे ये रियलाइज हुआ कि औरंगजेब तो यहाँ पर है एंड मुगल आर्मी भी पूरी की पूरी दक्कन में ही है, तो नॉर्थ इंडिया क्या है, अनप्रोटेक्टेड है, उसे तो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बचा ही नहीं। सी ऑर्गेनाइज्ड लार्ज मराठा आर्मीज, तो उसने बहुत बड़ी अपनी आर्मी इकट्ठा की एंड सेंट देम टू इन्वेड मुगल टेरिटरीज इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में अपनी उनको भेज दिया ताकि नॉर्थ में जो भी मुगल टेरिटरीज है उन पे जाकर युद्ध करे और उनको अपने अंडर ले ले। इन दैट सेंस सी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन। तो इससे पता चलता है कि नॉर्थ में जाकर जो एक्सपेंशन हुआ मराठा का वो इन्होंने ही किया था। हर सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड हर 10 cities outsmart the Mughal Empire and preserved Marathas independence during the critical period। अब जो है इससे जो है समझ आता है कि उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी, किस तरह से वो चीज़ों को देखती थी, और उनका जो सोचने का तरीका था, उस तरह से किस तरह से उन्होंने मुगल एम्पायर को जो है एकदम से ख़त्म कर दिया था, मात दे दी थी, और इतनी मतलब क्रिटिकल पीरियड के टाइम पे भी उन्होंने मराठा एम्पायर का इंडिपेंडेंस को बनाए रखा था और साथ में बढ़ाया भी था। उसके बाद आती है अहिल्याबाई होलकर, वॉज अ सीजन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। तो होलकर डायनेस्टी की राजवंश से थी वो। वन ऑफ द चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठाज एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया। तो मतलब जो चीफ फैमिलीज होती है जो हेल्प करती हैं उसमें से ही एक इनका भी था। मराठा के एक्सपेंशन में जो नॉर्थ की साइड जो एक्सपेंशन हुआ उसमें इनके परिवारों में मतलब इनके परिवार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। During the 18th century, this dynasty ruled a kingdom of considerably extent in central India. अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर। तो 18th सेंचुरी में इनकी जो ये डायनेस्टी थी, जो होलकर डायनेस्टी थी, इन्होंने जो है सेंट्रल इंडिया में जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था और रूल किया था वो किंगडम में। कहाँ पर, जो आज के टाइम का इंदौर है, उस टाइम पे इनका रूल वहाँ पर था। इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन्स ही ब्रेवली गवर्न द स्टेट फॉर 30 ईयर्स। अब इनके हस्बैंड और सन की डेथ के बाद भी 30 सालों तक ये वहाँ पर गवर्न करती गई, राज करती रही। एडमिनिस्ट्रेटिंग इट वाइजली वाइल केयरिंग फॉर द कॉमन पीपल, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया और साथ में कॉमन लोगों के बारे में भी सोचा उन्होंने। अहिल्याबाई वॉज अ डिवोटी पर्सन हु बिल्ट एंड रिस्टोर्ड हंड्रेड ऑफ टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स एंड रोड्स थ्रू आउट इंडिया। तो वो एक बहुत ही डिवोटी थी, यानी कि भगवान को मानने वाली पर्सन थी। उन्होंने बहुत सारे जो है टेम्पल्स बनवाए और रिस्टोर भी किए जो ख़राब हो गए थे या तोड़ दिए गए थे, टेम्पल्स, घाट, वेल जो भी चीज़ें थी, और रोड वगैरह पूरे इंडिया में। फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ ऑफ रामेश्वरम इन द साउथ। तो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक इन्हें जहाँ भी जो भी मिलता था, जो भी इन्हें पता चलता था, उन्होंने हर जगह जो है रोड वगैरह या मंदिर वगैरह, घाट जो भी मिलते थे, उन सबको इन्होंने रिस्टोर किया, रीबिल्ड किया। Most famously, she rebuilt the Kashi Vishwanath temple in Varanasi that has been destroyed by Aurangzeb, and Somnath temple in Gujarat that has been destroyed by Muhammad of Ghazni। तो ये जो है, जो इनका मेन इंपॉर्टेंट है या जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, सी बिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वाराणसी में है, जो औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया था उसे इन्होंने रीबिल्ड किया। साथ में जो सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, जो मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, उसको उन्होंने फिर से रीबिल्ड किया। अहिल्याबाई होलकर इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। साथ में और भी क्रेडिट दिया जाता है कि महेश्वर जो वीविंग इंडस्ट्रीज़ है उसको भी इन्होंने कहाँ पर, मध्य प्रदेश में जो है बढ़ाया दिया था या शुरू किया था। रिवेटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट दैट कंटिन्यूज टू थ्राइव टुडे, ताकि जो पारंपरिक जो इनका हैंडलूम क्राफ्ट है वो चलता रहे और आज भी यह जो है चल रहा है, कंटिन्यू है। नेक्स्ट द मोदी स्क्रिप्ट, अ कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी। ठीक है, ये क्या है, देवनागरी ही है लेकिन कर्सिवली लिखी जाती है।
वॉज द मेन स्क्रिप्ट यूज बाय मराठास फॉर देयर कोरस्पोंडेंस। तो ये जो है मराठास यूज़ करते थे अपने जो है मतलब जो भी पत्राचार करना होता है, आपस में कोई लेटर भेजने होते तो उसके लिए ये हमेशा यूज़ करते थे। ये सैंपल है छत्रपति साहू महाराज के हैंड रिटन का, मोदी स्क्रिप्ट का। शिवाजीज एग्जाम्पल कंटिन्यू टू इंस्पायर हिज सक्सेसर। अब जो शिवाजी ने जो एग्जाम्पल सेट किया था वो हमेशा से उनका जो है क्या होने लगा, इंस्पायर करते रहा उनके किसको, सक्सेसर को। फॉर इंस्टेंस द भोंसलेज ऑफ नागपुर एमर्ज्ड एट as the enthusiastic supporter of local culture and tradition, and the worship of deity Jagannath at Puri, which was often interrupted during the Mughal rule, was revived with the support of the Marathas। अभी क्या बोल रहे हैं, नागपुर में जो भोसले थे उन्होंने जो लोकल कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, उसको उन्होंने फिर से शुरू किया, ठीक है, एट द वर्शिप ऑफ द डाइटी। और जो जगन्नाथ में जो है, पुरी में जो जगन्नाथ की पूजा होती थी वो फिर से जो मोस्टली जो है इंटरप्ट की जाती थी मुगल के टाइम पे, वो नहीं होती थी, हमेशा उसको कुछ ना कुछ तरीके से उसे क्या करते थे, रोक दिया जाता था। मराठाओं के सपोर्ट के बाद वो फिर से रिवाइव हुई, फिर से वो शुरू होने लगी, चलने लगी। But perhaps the most impressive contribution came from a few remarkable Marathas women। जो सबसे इम्प्रेसिव कंट्रीब्यूशन आया वो मोस्टली जो रिमार्केबल वुमेन्स है मराठा की, उनकी वजह से आया। लेट अस हियर अबाउट 2 of them। तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो इन फोकस तांजावुर। अब तांजावुर क्या है, लेट अस टर्न साउथवर्ड टू विटनेस अनदर एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल कंट्रीब्यूशन। सो जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है वो अब देख लेते हैं साउथ वर्ल्ड की तरफ में। इकोजी द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी, ये क्या थे, हाफ ब्रदर थे, यानी कि स्टेप ब्रदर आप बोल सकते हैं। कंक्यूर्ड द तांजावुर रीजन। तो जो तांजावुर रीजन था जो कि प्रेजेंट डे में तमिलनाडु है, उसको जीत लिया था इन द लेट 17th सेंचुरी, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ मराठाज रूल इन द एरिया। उसके बाद से क्या हुआ, वहाँ पर मराठा रूल शुरू हो गया, उस एरिया में शुरुआत ही उसी टाइम पर हुई। The Tanjavur Marathas specially helped create a syncretic culture that was rich and full of innovation। So जब वहाँ पर हेल्प की, जब उन्होंने उनके कल्चर को बढ़ाने के लिए, और जिसमें जो है बहुत ही रिच उनका कल्चर था और फुल ऑफ इनोवेशन था, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिली। देवर ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट्स, वो आर्ट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें वहाँ थी। एंड द मैनी ऑफ द रूलर देमसेल्व्स वर पोएट एंड ड्रामेटिक्स। और जो वहाँ पे ज़्यादातर जो राजा थे, जो कई शासक वहाँ पे थे, वो खुद ही कवि या कोई ना कोई नाटककार थे। तो जब मराठाओं के शासन की वहाँ पे शुरुआत हुई तो तंजावुर में मराठाओं ने जो उनकी संस्कृति थी, जो उनका कल्चर था, उसको बनाने में और बढ़ाने में उनकी हेल्प की थी। नाउ हैव यू हर्ड ऑफ द डांस फॉर्म भारतनाट्यम। तो क्या आपने ये सुना है, डिड यू नो दैट दिस डांस फॉर्म हैज़ अ डीप कनेक्शन विद द मराठास। कैन यू फाइंड आउट व्हाट दिस कनेक्शन वाज। सो येस, आई हैव हर्ड ऑफ भरतनाट्यम। It is a very famous classic dance of Tamil Nadu, where the Marathas rulers governed Tanjavur in South India. They supported and promoted Bharatnatyam, forming a deep connection with it. The Marathas emperor built temples to help dancers grow and preserve the art form. Now, of all the Tanjavur Marathas ruler, the contribution Saforji II, तो यहाँ पर जो सैफोरजी 2 है उनके बारे में यहाँ बताया गया है, सरफोजी 2 या द्वितीय है, आर द मोस्ट नोटेबल। तो तंजावुर मराठा रूलर के टाइम पे जो सरफोजी 2 है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटेबल है। ही वॉज वेल वर्स्ड इन मैनी इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड रोट अ मराठी प्लेड नेम देवेंद्रा कुरावंजी। तो इन्होंने जो है एक नाटक भी लिखा था और इन्हें बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस आती थी, भारतीय और यूरोपीय बहुत सारी, और उन्होंने एक मराठी नाटक लिखा था देवेंद्र कुरवंजी, वेयर ही डिस्क्राइब वर्ल्ड ज्योग्राफी इन डिटेल एज वॉज नोन एट द टाइम। जहाँ पर इन्होंने क्या किया, उस प्ले में जो इंडिया की ज्योग्राफी है, सॉरी जो दुनिया की ज्योग्राफी है, उसको बहुत डिटेल में बताया गया था। सरफोजी patronized many talented musicians, and it was during his time that modern Carnatic music took shape, as did the early stage of the famous classical dance form of the Bharatnatyam। तो इसमें जो है उन्हीं का मतलब उन्हीं के काल में क्या था, उन्हीं से जब उन रक्षा मिली या उनसे जब उनको लगा म्यूजिशियंस वगैरह को ये हमें अपनी कला के लिए रोकेंगे नहीं या हेल्प करेंगे,
तो बहुत सारे टैलेंटेड जो म्यूजिशियन थे इन्हीं के टाइम पे थे जो आगे बढ़े, और इन्हीं के टाइम पर जो कर्नाटिक म्यूजिक है वो शेप लेने लगा, वो आकार लेने लगा। और साथ ही जो इनका अर्ली स्टेज पर था, जो आज का इनका क्लासिकल डांस है जिसे हम भरतनाट्यम बोलते हैं, क्लासिकल डांस जो है वो उस टाइम पे क्या था, बिल्कुल शुरुआती चरण में था, यानी कि स्टार्ट हो रहा था, धीरे धीरे वो जो है क्लासिकल डांस बना था। नाउ मराठी इंस्क्रिप्शन ऑन अ वॉल ऑफ ब्रिही अदीवारा टेम्पल वॉल रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ भोंसले फैमिली। सो ये जो है तांजावुर में एक बृहदेश्वर मंदिर है, उसकी दीवार पर मराठी में लिखा हुआ है, शिलालेख है, जिसमें भोसले परिवार के इतिहास के बारे में बताया गया है। नाउ Sarfojis was quite interested in medicine and established the Dhanvantri Mahal, a center of medicines that offered free treatment of disease using both Indian and Western medicines. अब वो जो है मेडिसन में उनका जो है रुचि थी, खास इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने धनवंतरी महल की स्थापना की, जो क्या करता था, सेंटर था किसका, मेडिसिन वगैरह जो फ्री में ट्रीटमेंट देता था डिजीज़ का, दोनों तरह से यूज़ करके, दोनों तरीक़ों से, इंडियन भी और वेस्टर्न भी। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू की। द फर्स्ट सच एग्जाम्पल इन इंडिया बाय अ नेटिव रूलर, ये पहला जो है एग्जाम्पल था जो किसी भी नेटिव यानी कि इंडिया में ही किसी इंडियन रूलर ने ये शुरू किया था। ही गोट द हिस्ट्री ऑफ द भोसले फैमिली इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, और उन्होंने जो है भोसले फैमिली का जो पूरा हिस्ट्री है वो वहाँ उस मंदिर में लिखवाया था, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। और ये जो है इंडिया का जो है अ रिकॉर्ड फॉर प्रोस्टेरिटी, तो ये जो अभिलेख मिला है भावी पीढ़ियों के लिए जो था, आगे के आने वाले लोगों को ताकि पता चलता रहे, तो ये जो है सबसे बड़ा शिलालेख आप बोल सकते हैं भारत में जो मिला है। अकेला इतना बड़ा शिलालेख है, छोटे छोटे बहुत है लेकिन बड़े में एक ही है। नाउ द कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ तंजावुर वॉज मल्टीलिंगुअल, तो मल्टीलिंगुअल था, बहुत सारी लैंग्वेजेस वहाँ थी, विच अ मिक्स ऑफ मैनी इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव थे, जो भी आते, जैसे पहले फारसी आए, मुगल आए, तो अलग अलग आते, अपनी लैंग्वेज बोलते, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस का उनमें प्रभाव था। द लोकल तमिल कल्चर, द तेलुगु कल्चर ऑफ द फॉर्मर रूलर एंड द करंट रूलर मराठी कल्चर इंटरेक्टेड विद ईच अदर फ्रीली। अब जो लोकल थे वहाँ के तमिल कल्चर वो भी वहाँ साथ में चल रहा था, जो तमिल संस्कृति थी, पहले के जो उनके रूलर थे जो तेलुगु कल्चर के थे वो भी साथ में चल रहा था, और जो करंट रूलर थे मराठी, ये सब लोग एक साथ जो है एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से इंटरेक्ट करते थे फ्रीली, बिल्कुल। द मराठा लेगेसी, the Maratha rule challenged Mughal dominance and established the largest Indian empire before the British took over the subcontinent, controlling much of central and northern India. सो मराठा ने क्या किया, जो मुगल का डोमिनेंस था उसको क्या किया, चैलेंज किया, और इंडिया का जो है सबसे बड़ा या मतलब बहुत बड़ा जो है एम्पायर इन्होंने अपना बना लिया था ब्रिटिश के आने से पहले, जब ब्रिटिश ने पूरा नहीं ले लिया था उससे पहले। कंट्रोलिंग, इनके कंट्रोल में क्या था, जो सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया का वो ज़्यादातर इनके कंट्रोल में था। दे सेट अप अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग विद एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने एक नया तरीका बनाया कि किस तरह से गवर्न करना है, और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत ही एफिशिएंट था, अच्छा था। एंड ऑल्सो रिवाइव द लोकल हिंदू ट्रेडिशन विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी हिंदू ट्रेडिशन थे उनको उन्होंने फिर से रिवाइव किया, सही किया, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। Their brave fight against oppression rule and foreign power was driven by the fiery ideal of Swaraj. अब इनका जो ब्रेव फाइट थी, जो ये फाइट करते थे किसके लिए, जो इनको ओप्रेस किया जाता था यानी कि दबाया जाता था लोगों को, तो उसके अगेंस्ट में ये जो फाइट करते थे फॉरेन लोगों से, जो लोग आए हुए थे, वॉज ड्राइवन बाय द फायरली आइडिया ऑफ स्वराज। तो ये आइडिया उनका कहाँ से था, ये हमेशा प्रेरित होता रहता, जो उनका स्वराज का आइडिया था उससे। लेटर इट इज इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू बिलीव दे कुड गवर्न देमसेल्व्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी इंडियंस भी इससे इंस्पायर हो गए कि हम भी खुद को गवर्न कर सकते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम खुद भी राज कर सकते हैं। प्लांटिंग द अर्ली सीड ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, इसकी वजह से जो है स्टार्टिंग का जो सीड है कि इंडिया को फ्रीडम चाहिए, उसका जो है स्टार्टिंग का सीड इन्होंने यहीं से शुरू हुआ। अब जो भी हमने पढ़ा उससे पहले देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेड द मराठा किंगडम इन द 17th century. It decades long resistance to Mughal Empire and experiences gained from this helped in its pan-India expansion in the 18th century.
सो शिवाजी महाराज ने जो 17th सेंचुरी थी उसमें मराठा किंगडम की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। और जो मुगल थे उनको रजिस्ट करते रहे, बहुत सालों तक उनका रजिस्ट किया उन्होंने, और इसी तरह से रजिस्ट करते हुए उनको एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने 18th सेंचुरी तक जो है बहुत बड़े जगह पर अपना जो है एक्सपेंड कर लिया था 18th सेंचुरी तक। द ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया इफेक्टिवली फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम एनी अदर इंडियन पावर। तो अंग्रेज़ों ने ही जो है मराठाओं को मराठा से जो है मतलब उनका जो रूल था उसे छीन लिया था, बाकी कोई भी इंडियन पावर उनसे उन्हें नहीं ले पाई थी। फोर्ट्स वर द कोर ऑफ मराठा स्टेट। तो फोर्ट्स जो उनके फोर्ट्स थे, किले थे, वो उनकी स्ट्रेंथ थी। द मराठा कंट्रोल 100 ऑफ फोर्ट्स, बहुत सारे फोर्ट्स को वो कंट्रोल करते थे। द स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेंथिंग देयर कंट्रोल ओवर द रीजन, तो जिसकी वजह से उस रीजन पर उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो कंट्रोल था, वो और भी स्ट्रेंथ हो जाती थी, पावरफुल हो जाता था। Their formidable navy resist European naval supremacy for quite some time, despite lack of access to the latest technology of the time। अब उस टाइम पे जो इनकी नेवी थी, ठीक है, जो फॉर्मिडेबल नेवी रेसिस्टेड यूरोपियन नेवल सुपरमेसी, तो इनकी मतलब इस तरह से थी कि कोई जीत नहीं पाया था, यही जीते थे। तो उस टाइम की जो मतलब बिल्कुल नई नेवी थी उनकी, और जो यूरोपियन की जो सुपरमेसी थी उस टाइम पे नेवल में, क्योंकि असली टेक्नोलॉजी वाले जो बढ़िया बढ़िया जो शिप्स थे वो उनके पास थे, तो उन्होंने उनको भी रेसिस्ट किया, उनको भी हरा दिया था। और सम टाइम डिस्पाइट लैक ऑफ एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो है यूरोपियन नेवल की जो सुपरमेसी थी उसको वहाँ पर ख़त्म कर दिया था। द मराठाज इंस्पायर्ड अ न्यू कल्चरल कॉन्फिडेंस, एक नया जो है कल्चरल कॉन्फिडेंस लेकर आए थे इंडिया में हर एक रीजन में, थस कंट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल रिवाइवल एंड इनोवेशन, जिससे कि जो है जो कल्चरल रिवाइवल होने लगा, मतलब जो सांस्कृतिक चीज़ें थी वो फिर से उठने लगी और नए नए इन्वेंशन वहाँ पर इनोवेशन होने लगे। नाउ क्वेश्चन आंसर्स है आपके चैप्टर से रिलेटेड। एनालाइज हाउ ज्योग्राफी पर्टिकुलरली माउंटेन्स एंड कोस्ट लाइन्स इन्फ्लुएंस द मराठाज मिलिट्री स्ट्रेटेजीज एंड स्टेट फॉर्मेशन। तो द मराठाज लिव्ड इन वेस्टर्न घाट एंड नियर द इंडियाज वेस्ट कोस्ट। Mountains helped them build strong forts and secret paths for surprise attack. The coastline allowed them to develop a navy to protect maritime trade. These natural features made their military strong and advanced. Imagine you are creating a short biography of Maratha leader for young students. Choose one personality. तो आप इनमें से किसको चूज करेंगे? And then you have to write 3 to 4 paragraphs highlighting what make them inspirational, including at least one challenge they overcome. So the Kanoji Angre, the Maratha sea lion. कान्होजी आंग्रे नोन एज द मराठा सी लाइन वॉज द चीफ ऑफ द मराठा। 18th सेंचुरी में क्या थे? चीफ थे मराठा नेवी के। ही डिफीटेड पावरफुल ब्रिटिश एंड पुर्तगालीज फ्लीट्स यूजिंग क्लेवर टैक्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। दो हिज शिप्स वर स्मॉलर, his courage and strategies protected Indian trade from foreign control. He built strong sea forts like Vijayadurg and became India's first great naval hero. If you could visit one Maratha fort today, जो अलग अलग हैं, विच वुड यू चूज एंड वाई? तो कौन से पे जाएंगे एंड क्यों? रिसर्च इज हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और प्रेजेंट करना है क्लास में। तो सजेस्टिव आंसर में है इफ आई कुड विजिट वन मराठा फोर्ट आई वुड चूज रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजीज एम्पायर। इट इज लोकेटेड ऑन अ हाई हिल इन महाराष्ट्र surrounded by deep valleys which made it very safe from enemies. Shivaji was crowned king here in 1674, making this fort very special. The fort has strong stone walls, big entry gates, secret paths, and beautiful buildings like the Queen Palace, Shivaji's thrones, and market area. There are 1737 steps to reach the top, or you can take a ropeway. From the top, you can see beautiful views of mountain all around. This fort is important in history because it was the heart of the Marathas empire, and Shivaji ruled from here with justice and bravery. Visiting Raigad Fort would help me learn more about our history and Shivaji's great leadership. The chapter states the British took India from the Marathas more than from the Mughal or any other power. What do you think this means? And what evidence from the chapter support this idea? So this means that when the British wanted to rule India, the Marathas were the main power, not the Mughal. तो मराठास ही उस टाइम पे ज़्यादा पावर में थे,
The Mughal Empire was already weak, while the Marathas controlled most of the India, including Delhi, Gujarat, and Malwa. The Marathas fought 3 wars with the British and were the last strong Indian ruler before British rule began. Hence, to control India, British had to defeat the Marathas, which shows how powerful the Marathas had become. Compare how Shivaji and the later Maratha treated religious places and people of different faiths. What evidence from the chapter could show their approach to religious diversity? So, Shivaji and the later Marathas had religious tolerance and treated people of all faiths with great respect and equality. Shivaji was a devotee Hindu, but he never attacked mosaic or hurt people of other religions. Where he sacked Surat, when he sacked Surat, he spread religious places and even protected the house of a kind man. He also had Muslim soldiers and officers in his army. Later under the Tanjavur Marathas, a Muslim poet named Ambar Hussain was allowed to write about the Bhagavad Gita, which shows religious harmony. This proved that Marathas believed in respecting all religions and living together peacefully. The chapter described how forts were the core of the state of the four Marathas. Why were they so important? How did they help the Marathas survive against larger enemies? Forts were very important for the Marathas because they gave them safety and control. The forts were built on high hills and had strong walls, which made it hard for the enemies to capture them. तो फोर्ट्स की वजह से स्ट्रॉन्ग वॉल होती थी, हाई हिल्स पे वो बनाते थे ताकि जो है वो एनिमीज़ को कैप्चर करना ईजी हो जाता था, लेकिन एनिमीज़ उन्हें कैप्चर नहीं कर पाते थे. When big armies like the Mughal attacked, the Marathas hid in the forest, planned their next move, and used guerrilla warfare. From the forts, they could watch the roads, store food and weapons, and protect their people. That's why forts were called the core of the state. They helped the Marathas stay strong and fight back, even against larger and more powerful enemies. You have been appointed as a chief designer of Marathas coin. Design a coin that represent Marathas achievement and values. Explain the symbols. So कोई भी आपको डिज़ाइन करना है यहाँ पे, जैसे if I design a Maratha coin, it will shows the greatness and values of the Marathas. On one side, I will draw Shivaji's face with a sword and a fort behind him. This shows his bravery and how he protected the kingdom. Using force, I will also add the saffron flag, which stand for Hindu culture and unity. On the other side, I will write in Sanskrit as Shivaji's royal seal. Around the edge, I will draw small picture of a ship, क्योंकि वो मराठा नेवी थी उस टाइम पे और वही थी. A book for learning and justice, and handshaking for respect to all religion. This coin will show that the Marathas were brave, fair, wise, and respect every religion. After this introduction to the Maratha period, what do you think was their most important contribution to Indian history? Write a paragraph supporting your opinion with example from the chapter. Then share and discuss. So the Marathas' greatest contribution was the idea of Swaraj, self-rule and pride in Indian culture. They defend the country against foreign powers, revived local traditions, and proved that Indian could rule themselves with justice and strength. This example later inspired the national freedom movement. So इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है complete, and that's all for today, and please like, share and subscribe. Thank you.